यार नॉर्मली होता क्या है दुनिया की किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आप किसी मेजर स्कैंडल में फंस जाओ तो आपका पॉलिटिकल करियर लगभग वही खत्म मान लिया जाता है, राइट। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स का गेम थोड़ा अलग है बॉस। यहाँ समटाइम्स कंट्रोवर्सीज आपका करियर खत्म नहीं करती बल्कि स्ट्रेट चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक ले आती हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम इसी फैसिनेटिंग रियलिटी को डिकोड करने वाले हैं एक बहुत ही हाई प्रोफाइल केस स्टडी के थ्रू। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एथिक्स या पावर? इंडियन पॉलिटिक्स का असली रूल आखिर है क्या? बंगाल के नए चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी की जर्नी लिटरली एक मास्टर क्लास है इस बात पे कि पावर के कॉरिडोर्स में सर्वाइव और अडेप्ट कैसे किया जाता है। इन्होंने अपने करियर में जो स्ट्रैटेजीज यूज की है ना, वो प्रैक्टिकली एक सर्वाइवल प्लेबुक बन चुकी है। तो चलो सोर्सेस के बेसिस पर इस प्लेबुक के रूल्स को एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं। ऑलराइट, तो ये है प्लेबुक का पहला रूल। रूल नंबर 1, मास्टर द पिवट। 3 दशक 3 पार्टियां। हमारे सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं कि इनके करियर में एक स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजिकल लॉयल्टी से ज्यादा हमेशा पावर और अपॉर्चुनिटी को प्रायोरिटी दी गई है। अब इस टाइमलाइन को ही देख लो। इनका पॉलिटिकल सफर ऑफिशियली 1995 में कांग्रेस के यूथ विंग से शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 साल बाद 1998 में जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस बनाई तो हवा का रुख पहचानते हुए ये भाई साहब टीएमसी में स्विच कर गए। वहां उन्होंने पावर के पीक को टच किया, पर जब उन्हें लगा कि वहां ग्रोथ रुक गई है तो दिसंबर 2020 में इलेक्शन से ठीक पहले इन्होंने बीजेपी में एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जंप ले लिया। इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, यू नो। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग आइडियोलॉजिकल फ्लिप देखो आप। एक टाइम पर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के सेक्युलर स्ट्रैटेजिस्ट थे और सोर्स के मुताबिक उनके लेफ्ट विंग एलिमेंट से भी स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे। बीजेपी सालों तक इन पर एंटी हिंदू होने का आरोप लगाती थी, लेकिन कट टू टुडे, द मैन बीजेपी वंस अक्यूज्ड आज वही स्टेट में उनके हार्डकोर हिंदुत्व पोस्टर बॉय और चीफ मिनिस्टर हैं। यह दिखाता है कि पॉलिटिक्स में आइडियोलॉजीज कितनी तेजी से बदलती हैं जब बात पावर और वोट्स की आती है। क्रेजी, राइट? Okay, moving on to rule number 2. Survive the scandals, DAG and controversies. देखो, पॉलिटिक्स में एलिगेशंस तो हर किसी पर लगते हैं, है ना? बट द रियल ट्रिक इज टू इमर्ज कंप्लीटली अनस्केथ। दाग लगे पर दिखे नहीं। सोस इनके ऊपर लगे कुछ बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हाईलाइट करता है। जैसे 2010 की एक सीआईडी रिपोर्ट के हिसाब से नंदीग्राम मूवमेंट के टाइम पर इन पर माओइस्ट को 1000 से ज्यादा राउंड्स एम्यूनेशन सप्लाई करने का आरोप था, जिसे ऑफ कोर्स इन्होंने झूठा बताया। फिर आया वो इनफेमस नारादा स्टिंग ऑपरेशन, जिसमें इनको लिटरली कैमरा पर कैश लेते हुए कैप्चर किया गया था। और तो और शारदा चिटफंड स्कैम में खुद कंपनी के चेयरमैन ने इनका नाम लिया। ये सारे एलिगेशंस ना बहुत ही हैवी चार्जेस हैं। पर यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट इन लीगल हर्डल्स का वॉल्यूम है यार। अगर हम इनके 2026 के इलेक्शन एफिडेविट को देखें तो इनके अगेंस्ट 25 रजिस्टर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, 25। और ये कोई छोटे मोटे केसेस नहीं है। इनमें अटेम्प्ट टू मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग और ग्रुप्स के बीच दुश्मनी बढ़ाने जैसे चार्जेस शामिल हैं। लेकिन नोटिस करने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक एक भी केस में इनका कन्विक्शन नहीं हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे इन लीगल हर्डल्स को आखिर मैनेज कैसे किया गया? दिसंबर 2022 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक हिस्टोरिक ऑर्डर पास किया। शुभेंदु ने कोर्ट में क्लेम किया था कि उन पर लगाए गए सारे चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को कंसिडर किया और उन्हें सीधा अक्टूबर 2025 तक के लिए 26 एफआईआर्स पर एक ब्लैंकेट स्टे दे दिया। मतलब समझ रहे हो, बिना कोर्ट की परमिशन के उन पर कोई नया एक्शन नहीं लिया जा सकता। दैट इज अ मैसिव शील्ड। इसके साथ ही सोर्स एक और बहुत ही डिस्टर्बिंग पैटर्न पॉइंट आउट करता है। ओवर द इयर्स इनके 4 क्लोज स्टाफ मेंबर्स की मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में डेथ हुई है। 2013 में इनके पीए प्रदीप झा, 2018 में सिक्योरिटी ऑफिसर श्रभ्रता चक्रवर्ती, 2021 में क्लोज एड पुलक लाहिरी और अभी हाल ही में इलेक्शन रिजल्ट्स के सिर्फ 2 दिन बाद एक और पीए चंद्रनाथ राज का मर्डर हो गया। इन सभी केसेस में ना आज तक कोई ठोस एक्सप्लेनेशन सामने नहीं आया है। इट्स जस्ट unanswered questions. ऑलराइट, चलिए अब थोड़ा पेस बढ़ाते हैं। प्लेबुक रूल 3, विन द ग्राउंड, द बिग बीजेपी स्विच। देखो यार, कंट्रोवर्सी और आइडियोलॉजीज अपनी जगह है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे इलेक्शंस नहीं जीत सकते तो पॉलिटिक्स में आपकी वैल्यू 0 है। और इन्होंने अपनी स्ट्रीट फाइटर इमेज का पूरा फायदा उठाया इस एग्जैक्ट फॉर्मूला के साथ। स्टेप 1, 2007 के नंदीग्राम मूवमेंट से ग्राउंड पर मास अपील बनाई। ही ट्रूली बिकेम अ मास लीडर। स्टेप 2, जब टीएमसी में अभिषेक बैनर्जी का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा तो उन्होंने अपनी लिमिट्स को सेंस कर लिया। एंड स्टेप 3, स्विच साइड्स। बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने अपनी इनसाइडर नॉलेज यूज की। वो टीएमसी के सारे वीक पॉइंट्स और राज जानते थे और एग्जैक्टली वही नॉलेज उन्होंने अपने पुराने बॉस के खिलाफ यूज की।
मास्टर स्ट्रोक इज़न्ट इट? और इसका रिजल्ट, वेल, इनका इलेक्टोरल वेट अनडिनाइबल है। 2021 में इन्होंने नंदीग्राम में डायरेक्टली सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हराया और सोर्स नोट्स के हिसाब से उसके बाद भवानीपुर में, जो कि ममता दीदी का बिल्कुल स्ट्रांग होल्ड माना जाता है, वहां भी 15,000 वोट से लीड हासिल की। दैट्स ह्यूज। टीएमसी के उस इनविंसिबल इमेज को तोड़कर ही वो बीजेपी के लिए एक एब्सोल्युटली इंडिस्पेंसिबल एसेट बन गए। लेकिन ग्राउंड जीतने के बाद उनका रिटॉरिक पूरी तरह से शिफ्ट हो गया। जीत के तुरंत बाद नंदीग्राम में उनका स्टेटमेंट था, आई विल वर्क फॉर द हिंदूज ऑफ नंदीग्राम। उन्होंने खुलेआम कहा कि दूसरी कम्युनिटी ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो सिर्फ अपने हिंदू वोटर बेस के लिए ही काम करेंगे। ये उनके नए हार्डलाइन हिंदुत्व स्टैंड्स का सबसे क्लियर इंडिकेशन था, जो सोर्स हाईलाइट करता है। बात यहां तक चली गई कि उन्होंने एक टाइम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऑफिशियल स्लोगन सबका साथ सबका विकास को भी पब्लिकली कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया कि सबका विकास बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो हमारे साथ हैं हम बस उनके साथ हैं। उन्होंने बेसिकली नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट वोटर्स के बीच एक पोलराइज्ड नैरेटिव पुश किया। हालांकि बाद में उन्हें स्टेटमेंट पर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, लेकिन यू नो हाउ इट इज, नैरेटिव तब तक सेट हो चुका था। तो फाइनली वी अराइव एट द अल्टीमेट क्वेश्चन, बंगाल का फ्यूचर क्या? ये पूरा पॉलिटिकल प्लेबुक सुनने के बाद ना सबसे बड़ा सवाल उठता है स्टेट की जनता का। अब जब पावर ऑफिशियली इनके हाथ में है, बंगाल एक बहुत बड़े चौराहा पर खड़ा है। दो रास्ते हैं यहां से। पाथ ए, क्या वो अपने इस इमेंस इन्फ्लुएंस और पावर का यूज करके बंगाल को गवर्नेंस, इकोनॉमी और डेवलपमेंट के नए रास्ते पर ले जाएंगे? या फिर पाथ बी, क्या वो पावर बनाए रखने के लिए सिर्फ डिवीजन और पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स पर ही रिलाई करते रहेंगे? सोर्स ये बहुत ही क्रिटिकल सवाल हम सबके सामने रखता है। इस प्योर एक्सप्लेनर से एक बात तो बिल्कुल क्लियर है यार, पॉलिटिशियंस हमेशा पावर और सर्वाइवल का गेम खेलते रहेंगे। वो अपनी आइडियोलॉजी बदलेंगे, पार्टियां बदलेंगे, नैरेटिव्स भी बदलेंगे, लेकिन एज अ यंग अवेयर सिटीजन द अल्टीमेट रिमोट कंट्रोल वो आज भी आपके ही हाथ में है। आपको डिसाइड करना है कि आपका वोट किस बेसिस पर होगा, आइडियोलॉजी, गवर्नेंस या सिर्फ और सिर्फ पावर। अगली बार जब आप वोट डालने जाओ ना, तो इस पॉलिटिकल प्लेबुक को अपने दिमाग में जरूर रखना। बी अवेयर, आस्क टफ क्वेश्चंस एंड मेक योर वोट काउंट।